प्रिय शिक्षक पात्रता सीटेट 2016 का सीडीपी का सेक्शन जो 18 सितंबर 2016 को ये पेपर हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला ऑप्शन सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन मानकीकृत परीक्षण, तीसरा ऑप्शन तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, चौथा ऑप्शन वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। लेव वाइगोत्स्की, इनका नाम सुने ही होंगे। ये समाज से जुड़कर बच्चे को सीखने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें समाज से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? मानकीकृत होगा तो ये बिल्कुल नहीं है। लक्ष्यों पर आधारित बिल्कुल नहीं। बहुविकल्पी ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। सहयोगी प्रोजेक्ट में कई बालक होंगे, उसमें सहयोग भावना विकसित होगी, जो सामाजिक भावना विकसित होगी, ठीक है, सामाजिक और सहयोग भावना विकसित होगी। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगी प्रोजेक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है सॉल्यूशन इसका। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते जो है सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, दूसरा ऑप्शन बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, तीसरा ऑप्शन बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो हम बताया है कि सबसे पहले निगेटिव को हटा लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। जब व्यक्तिगत भिन्नता है तो समान मानक तरीका कैसे हो सकता है? ये गलत है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उनके अंक, बिल्कुल नहीं, अंकों के आधार पर अलग नहीं करना है। एनसीएफ 2005 यही बोलता है कि बच्चे को अंक के आधार पे ये सब चीज़ों पे नहीं अंतर नहीं करना है, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ये पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए कठोर नहीं है, बिल्कुल गलत। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि पहला ऑप्शन इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, दूसरा ऑप्शन इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तीसरा ऑप्शन यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, चौथा ऑप्शन विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें निगेटिव जो है हटा लेते हैं। सबसे पहले निगेटिव, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार, बिल्कुल गलत बात है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक मिली, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, चीज़ों को कहाँ तक समझे हैं, उसकी फीडबैक टीचर को मिल जाए और उसके हिसाब से अपना शिक्षण कार्य करे, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। यह केवल वर्ष में एक बार अंत में हो, ये इससे कोई मतलब नहीं, एक बार हो या 4 बार हो। और ये चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धि, ये तो उपलब्धि और तुलनात्मक, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोला है। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है तथा यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो सके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन सत्तावादी, दूसरा ऑप्शन अधिनायकीय, तीसरा ऑप्शन अनुमतिपरक, चौथा ऑप्शन सुविधादाता। तो ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका ये बताता है वो सुविधादाता की बताता है, ठीक है। एनसीएफ, इसको याद कर लीजिएगा एज इट इज। देखते हैं इसको कैसे बताया है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। वह बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन।
अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर, पहला ऑप्शन, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। दूसरा ऑप्शन, का एक मात्र निर्धारक होती है। तीसरा ऑप्शन, के साथ संबंधित नहीं मानी जा सकती, नहीं मानी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। क्या होगा इसका आंसर? अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं जो होती हैं विद्यार्थियों के अधिगम पर, तो इसमें निगेटिव देख लेते हैं, हटा लेते हैं। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ये हो सकता है। देखते हैं अगला, एकमात्र ये सब चीज़ें आए तो ये निगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। के साथ संबंधित नहीं माने जैसी, ये भी गलत बात है। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल प्रभाव छोड़ेगी भाई, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे होगी। विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। अगला आप देखिए क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, पहला ऑप्शन, यह काल्पनिक लक्ष्य है। दूसरा ऑप्शन, जिनमें अक्षमता हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तीसरा ऑप्शन, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्या आंसर होगा इसका? निगेटिव को हटाते हैं सबसे पहले इसमें से। निगेटिव, यह एक काल्पनिक लक्ष्य है, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा जो है इसको पूरा करता है। समावेशी शिक्षा में यही तो है, विशेष आवश्यकता वाले बालक और सभी बालकों को एक साथ करके पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। लक्ष्य ये काल्पनिक नहीं है, तो हो चुका है, चीज़ होता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा है, चलती है अपने यहाँ। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी बिल्कुल नहीं। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा, बिल्कुल सही है, ये आप पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला, गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन, सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। चौथा ऑप्शन, गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो देखिए, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी जब आएंगे तो सभी बच्चों को क्या होगा, सभी अलग अलग टाइप के बच्चे जब वहाँ पे मिलेंगे तो उनका विकास इससे होगा, न कि उससे कोई गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग संस्कृति को बच्चे समझेंगे तो वो अच्छा होगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे निगेटिव को हटा लेते हैं, गलत, ये तो बिल्कुल बात नहीं है, ये तो उसमें सही होना चाहिए ना कि ये अलग अलग संस्कृति के बच्चे आएंगे तो और अच्छा होगा। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा श्रेणीबद्ध है, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं, श्रेणीबद्ध से कोई मतलब नहीं। जहाँ श्रेणीबद्ध आपको दिखाई दे निगेटिव हो जाएगा। श्रेणीबद्ध हुआ, रैंकिंग हुई, ठीक है, रैंकिंग हुई और ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। अगला ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि आवश्यक प्रतिस्पर्धा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, कि क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल को है सीखते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर कैसे दिया है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है, ठीक है। वो अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां, सुनने में असमर्थ बच्चा, पहला ऑप्शन, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा ऑप्शन, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। चौथा ऑप्शन, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो इसमें निगेटिव को हटा लेते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा है जो श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाए, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा कहता है सभी को मौका दिया जाए पढ़ने का, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, विकलांग हैं या फिर कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, तो सबको एक साथ लेके चलना है, समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे बिल्कुल केवल आ जाए तो ये सब बिना पढ़े ही हटा सकते हैं, निगेटिव हो जाएगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करे, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं क्या है।
नियमित विद्यालय में अपने सहयोगियों के समान कभी, ये तो बिल्कुल निगेटिव आंसर है। तो देख लीजिए आप, इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। समावेशी शिक्षा इसी को तो बोलता है कि सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? पहला ऑप्शन, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तीसरा ऑप्शन, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। चौथा ऑप्शन, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। क्या लग रहा है इसमें कौन सा आंसर होगा? पहले निगेटिव को हटा लेते हैं। वह आक्रामक कुंठित बिल्कुल नहीं, प्रतिभावान है भाई वो। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वो क्रम प्रेरित अनुभव करता उब जाता है, ये बिल्कुल सही है। वो अगर कक्षा को उसके लेवल से नीचे रहेगी तो वो चुनौतीपूर्ण नहीं होगी तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और जल्दी उब जाएगा आसान चीज़ों को देख के। वो बहुत तुनक मिजाज, बिल्कुल गलत बात है। वो रस्मी व्यवहार करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। बी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा ऊब जाता है जल्दी ही। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला ऑप्शन, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्या लग रहा है इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो निगेटिव को इसमें पहले छांट लेते हैं। ठीक है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार, ये सब बार बार पुरस्कार देने से कुछ नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास, ये भी नहीं है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता, ये बिल्कुल नहीं, प्रतियोगिता को नहीं प्रोत्साहन देना है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा होगा। वह जीवन के साथ उसको संबंधित कर देंगे तो बालक जो है स्वतः ही सीख लेगा। ठीक है, बालक स्वतः ज्ञान कर लेगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। ठीक है।